नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल उड़ान कोचिंग इंस्टीट्यूट पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम डिस्कस कर रहे थे ज्योग्राफी। एंड दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे जलवायु से, यानी भारत की जलवायु। दोस्तों, भारत की जो जलवायु है वो एक उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। आप उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु से क्या समझते हैं? उष्ण कटिबंधीय यानी कि अगर हम भारत देश की बात करें तो वो कहाँ पे लाई करता है? आप जानते हैं, ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, यानी कि जो ये हमारी कर्क रेखा है, 23.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये भारत के मध्य से गुजरती है। ठीक है, तो आप जानते हो, मैंने आपको पढ़ाया था कि पृथ्वी पे जब जीरो पे क्या है, ये इक्वेटर है। इसके बाद 23.5 डिग्री पे क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्थ में, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न साउथ में। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाती है, 66.5 डिग्री पे आ जाती है दोस्तों आर्कटिक सर्कल नॉर्थ में, एंड अंटार्कटिक सर्कल साउथ में। ठीक है, अब इसमें जो 23 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ तक का जो डिस्टेंस, जो जोन था, उसको हम बोलते थे टॉरिड जोन, है ना। टॉरिड जोन बोलते थे। एंड 23 डिग्री और 66 डिग्री हाफ से हम बोलते थे टेम्परेट जोन। ठीक है, अगर हम नॉर्थ की बात करें, सेम ऐसे ही साउथ में, और लास्ट में आ गया फ्रीजिड जोन। ठीक है, तो अब ये दोस्तों यहाँ से गुजर रही है बीच से, तो यानी नीचे वाला हिस्सा किस में आ गया, ये आ गया टॉरिड जोन में, यानी उष्ण कटिबंध में। और ऊपर वाला आ गया टेम्परेट जोन में। ठीक है, अब ये टेम्परेट जोन में आ गया, लेकिन आप जैसा कि जानते हैं, हमारा जो भारत देश के ऊपर की साइड क्या है, अगर हम नॉर्थ में की बात करें तो क्या है यहाँ पर? यहाँ पर है हिमालय। हिमालय। अब ये क्या करता है, जो हमारे टेम्परेट जोन, यानी जो ऊपर से जो ठंडी हवाएं आनी थी, वो हिमालय क्या कर देता है, रोक लेता है। और इसी वजह से जब मैंने आपको पवनें पढ़ाई थी, तो पवन किस किस कहाँ से कहाँ तक बहती हैं? वो बहती हैं फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर बहती हैं। अब आप जानते हैं, गर्मी की वजह से जो क्षेत्र है हमारे भारत का, वहाँ पे लो प्रेशर बन जाता है। और जैसा कि आप जानते हैं, हमारा भारत देश के आसपास क्या है, एक पेनिसुलर प्लेट्यू है, यानी चार तीनों तरफ से ये समुद्र से यानी पानी से घिरा हुआ है। तो वहां पे क्या है, वहां पे हाई प्रेशर रहता है। तो हाई प्रेशर टू जब लो प्रेशर चलती हैं हवाएं, तो इसी वजह से वो मानसून लेके आती हैं पूरे भारत में। और जो कि वहां की हवाएं आ रही हैं, यानी जो ये टॉरिड जोन है, यानी ये उष्ण कटिबंध जोन है, वो मानसून लेके आ रहा है उष्ण कटिबंध में। ठीक है, तो ये हवाएं आकर के पूरे भारत देश की हमारी जलवायु डिसाइड करती हैं। ठीक है, तो इसी वजह से हमारे भारत की जो जलवायु है वो कैसी है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु, यानी कि ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट। क्लियर है दोस्तों? कैसी क्लाइमेट है इंडिया की? ट्रॉपिकल मानसून। आपको अब उसका रीजन भी अब पता लग गया। ठीक है, अब जानते हैं जलवायु क्या होती है। जलवायु किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पर वहाँ का मौसम है ना। जैसे कि मौसम क्या हो गया, मौसम सिंपल, कि किस उस क्षेत्र में क्या जलवायु है। ठीक है, तो भारत की जलवायु कैसी है, ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, भारत में मौसम संबंधी सेवाएं कब स्टार्ट हुई थी? 1875 में। 1875 में यहाँ पे मॉनसून संबंधी सेवाएं हमारे भारत में स्टार्ट हुई थी। और उसका जब मुख्यालय था, वो कहाँ पे बनाया गया था? शिमला में, यानी हिमाचल प्रदेश शिमला में इसका मुख्यालय बनाया गया था। फिर उसके बाद दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध के बाद उसको कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया? उसका मुख्यालय पुणे, यानी कि महाराष्ट्र में उसको सेटअप कर दिया गया, पुणे में, किसका? मौसम विभाग का। और अगर दोस्तों वर्तमान की बात करें, तो वर्तमान में उसको फिर पुणे से कहाँ पे लाया गया? नई दिल्ली। तो अब जो मौसम विभाग है उसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। और इस मुख्यालय का क्या यूज, मतलब हमें क्या मिलता है, ये मौसम की सारी जानकारी हमें ये देता है। ठीक है, कि आगामी दिनों में कौन सी कब बारिश होनी है, कब कैसा मौसम रहेगा, वो सारी की हमें जानकारी यहाँ से मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, मॉनसूनी पवनों द्वारा समय समय पर अपनी दिशा पूर्णतः बदल लेने के कारण भारत में चार तरह की वृत्तियां होती हैं। यानी जो हम क्लाइमेट देखते हैं भारत में, वो कितने तरह की देखते हैं? चार तरह की। तो सबसे पहली है शीत ऋतु, दूसरी है ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु एंड शरद ऋतु। ठीक है, ये सारी की सारी किसके द्वारा डिसाइड की जाती है? ये सारी की सारी मॉनसूनी पवनों द्वारा डिसाइड की जाती है। वो कैसे, वो भी हम समझेंगे। ठीक है, अब दोस्तों हम बात करें
मानसूनी पवनें किस तरह से हमारी भारत की जलवायु डिसाइड करती है। अब जैसा कि जानते हैं, दो तरह की होती है हमारी मानसूनी पवनें। एक तरफ अरेबियन साथ से उठती है, यानी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाएंगी पवनें, और दूसरी बे ऑफ बंगाल से। तो ये जो बे ऑफ बंगाल क्या कहते हैं, अरब सागर से जाती हैं जो मानसूनी पवनें, वो तीन क्षेत्रों में डिवाइड किया हुआ है हमने। पहली, जो एक केरल वाला क्षेत्र है, यानी केरल से आकर के हिट करता है मानसून, उसको ही हम मानसून बस्ट बोलते हैं। दूसरा दोस्तों, गोवा से महाराष्ट्र की तरफ तक, जहाँ यानी जहाँ पे हमारी नर्मदा और तापी गिर रही हैं, वहां तक। ठीक है, दूसरा ये हो गया उसका क्षेत्र जो अरब सागर से ही आता है। और तीसरा आता है गल्फ ऑफ कच्छ और गल्फ ऑफ कच्छ वाला, खम्बत वाला, जो कि गुजरात से आता है। तो ये तीन तरह का हमारी मानसूनी पवनें आती हैं अरब सागर से। ठीक है, दूसरा है बे ऑफ बंगाल का एरिया। बे ऑफ बंगाल से भी आती हैं कहाँ पर, भारत में। ठीक है दोस्तों, जब मानसून बस्ट होता है तो नॉर्थ इंडिया में तब ग्रीष्म ऋतु होती है, क्योंकि वहां पे गर्मी बहुत, यानी सूरज डायरेक्ट पड़ रहा है तो वहां पे गर्मी पड़ी हुई है। ठीक है, फिर ये आगे बढ़ती हैं, जैसे ही ये मिड में पहुंचती हैं भारत के, तो तब वहां पर क्या आ जाता है हमारे भारत में, वर्षा ऋतु आ जाती है। ठीक है, फिर यहाँ पे आप जानते हैं हिमालय है, ये जाकर के यहाँ पे टकराती हैं, वापस जब आती हैं तो हिमालय के उधर क्या है, सर्दी है, यानी टेम्परेट जोन से ये वापस आती हैं, तो वहां पे वो क्या लेकर के आती हैं, ये लेकर के आती हैं क्या कहते हैं, शरद ऋतु। एंड देन फिर ये और पूरे इंडिया में बढ़ती है, तो उस टाइम पे क्या हो जाती है, जब ये लास्ट में पहुंच जाती है वापस टकरा करके, उस टाइम पे भारत में हमें शरद ऋतु, यानी जो ग्रीष्म ऋतु, सॉरी, विंटर सीजन देखने को हमें मिलता है। ठीक है, और तब ये वापस इस टाइम पे ये तमिलनाडु में होकर के आती हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये मानसून पवनें हमारे भारत की जलवायु डिसाइड करती हैं। क्लियर दोस्तों इतनी बात। अब दोस्तों, मैंने आपको स्थानीय पवनों के में बताया था कि भारत में जो ग्रीष्म ऋतु में, यानी गर्मियों में जो हवा चलती है, उसको हम किस नाम से जानते हैं, उस गर्म और शुष्क हवा को हम लू के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, उत्तर भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में वर्षा पश्चिम विभोर या जेट स्ट्रीम के कारण होती है। अब दोस्तों, आप जानते हैं जेट स्ट्रीम क्या है। जेट स्ट्रीम वे हवाएं हैं जो सालों साल चलती रहती हैं पूरी पृथ्वी पे, और इनका जो चलने की दिशा है वो वेस्ट टू ईस्ट है ना। मैंने आपको पवनों में पढ़ाया था, अगर आपको याद हो। तो ये जेट स्ट्रीम कैसे चलती हैं, ये मान लीजिए 0 डिग्री है। ठीक है, ये हो गया 23.5 डिग्री, ऊपर हो गया 66.5 डिग्री, एंड देन फिर ये 90 डिग्री। ठीक है, अब ये जो जेट स्ट्रीम है दोस्तों, ये ट्रॉपिकल, यानी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इसको ट्रॉपिकल रीजन बोलेंगे। ठीक है, ये कैसी चलती है, ये इधर वेस्ट है, इधर ईस्ट है। ठीक है, ये न्यूज है, मतलब नॉर्थ है, एंड ये नीचे साउथ है, तो NEWS। ओके, तो ये जो ए रीजन है, ये वाला रीजन, ये वेस्ट टू ईस्ट चलती हैं, है ना, पूरी सालों साल चलती रहती है। इन्हीं को ही क्या बोलते हैं हम, इन्हीं को ही हम बोलते हैं जेट स्ट्रीम। और आप जानते हैं इंडिया कहाँ पे लाई करता है, यहाँ पे लाई करता है इंडिया। इंडिया के साइड में क्या है, यहाँ पे पाकिस्तान है। देन उसके ऊपर साइड में यहाँ पे ईरान है। इधर यहाँ अफगानिस्तान हो गया। देन फिर इधर आ गए तो दोस्तों यहाँ सऊदी अरब हो गया। सऊदी अरब के बराबर में क्या चल रहा है, सुएज कैनाल जा रहा है। उसके बाद फिर अफ्रीका शुरू हो जाता है, यानी इजिप्ट का पोर्शन आ गया। और सुएज कैनाल के ऊपर की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे देखने को मिलता है हमें क्या, भूमध्य सागर। तो भूमध्य सागर, आप जानते हैं जब हवाएं जाती हैं तो जल वाष्प के कारण वो वहां से नमी, यानी जल को उठा लेती हैं, और जब उनको जहाँ लो प्रेशर मिलता है वहां पे बरसते हुए चली जाती हैं, है ना। तो ये जेट स्ट्रीम जो चलती रहती है हमेशा, तो ये मेडिटेरेनियन सी, यानी भूमध्य सागर से ये जल को उठाती हैं, और यहाँ पे भारत के राजस्थान में सर्दियों में बारिश का कारण बनती हैं। ठीक है, तो यही हमने पढ़ा कि जो उत्तरी भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में वर्षा का कारण क्या है, जेट स्ट्रीम। ठीक है, जेट स्ट्रीम के कारण होती है, इसी वजह से हमें राजस्थान में इस वर्षा को क्या बोला जाता है, मावट, यानी मावत, मावत बोला जाता है इसी वर्षा को, जो सर्दियों में होती है। और सर्दियों में किसकी वजह से होती है, ये मानसूनी पर्वों की वजह से नहीं होती, ये किसकी वजह से होती है, जेट स्ट्रीम की वजह से होती है, जो भूमध्य सागर से जल वाष्प को लेकर के हमारे साथ लेकर के आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। ग्रीष्म ऋतु में असम और पश्चिम बंगाल राज्यों में तीव्र आर्द्र हवाएं के कारण गरज के साथ वर्षा होती है। कहाँ पे, असम और पश्चिम बंगाल राज्यों में।
यानी कि ये जो सारी ये तो वर्षा है, ये किसके द्वारा होती है? ये मानसूनी पवनों द्वारा ही होती है। और इनको दोस्तों क्या बोला जाता है? इनको भारत में नॉर्वेस्टर नाम से जाना जाता है। जो वहां पे वर्षा करती है ना ये हवाएं, इनको क्या बोला जाता है? नॉर्वेस्टर। और पश्चिम बंगाल में किस नाम से जाना जाती है ये जानी जाती है दोस्तों काल वैशाखी, जो ग्रीष्म ऋतु में वहां पे वर्षा करती हैं। ठीक है, कौन सी पवनें करती हैं? मानसून पवनें ही करती हैं। लेकिन उनको नाम क्या दिया गया है? नॉर्वेस्टर दिया गया है। और पश्चिम बंगाल में उसको क्या बोला जाता है? काल वैशाखी। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। कर्नाटक में ही दोस्तों इसी वाली जो वर्षा करती है ये हवाएं, इनको क्या बोला जाता है? चेरी ब्लॉसम। क्योंकि ये कॉफी कॉफी वर्षा भी कहा जाता है, क्योंकि ये कॉफी की खेती के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होती हैं। इसी वजह से इसको चेरी ब्लॉसम या कॉफी वर्षा के नाम से भी आप जानते हैं। कहाँ पे? कर्नाटक में। और केरल में दोस्तों इसको मैंगो शावर या आम्र वर्षा कहते हैं केरल में, क्योंकि वहां पे आम की खेती के लिए ये बहुत ज्यादा लाभदायक होती है। ये केरल में किस नाम से जानते हैं? आम्र वर्षा। कर्नाटक में चेरी ब्लॉसम या कृषि वर्षा, और सॉरी कॉफी वर्षा। और क्या कहते हैं, पूरे भारत में नॉर्वेस्ट और पश्चिम बंगाल में काल वैशाखी। ठीक है, ये सारी की सारी एक तरह की मानसून पवनों को कहा जाता है। अब दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ कि भारत की प्रायद्वीपीय आकृति के कारण, यानी प्रायद्वीपीय यानी तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम में मानसून दो शाखाओं द्वारा विभाजित किया जाता है। एक साइड पे बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सागर द्वारा, और दूसरी साइड पे बे ऑफ बंगाल द्वारा। ठीक है, तो अरब सागर की एक शाखा हो गई, और दूसरी हो गई बंगाल की खाड़ी की शाखा। ठीक है, और ये जो अरब शाखा है इसको अगेन हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया है। जो पहले मानसून बस्ट करती है, जो कि केरल राज्य में आता है सबसे पहले। उसके बाद दूसरा गोवा, महाराष्ट्र, नर्मदा और तापी जहाँ पे गिरती हैं उस क्षेत्र में आता है। और तीसरा कच्छ वाला एरिया जो गुजरात वाला है। ठीक है, तो ये हमारी तीन शाखा विभाजित है अरब सागर की। तो अरब सागर से उत्पन्न होने वाली मानसून पवन तीन शाखाओं में बंटती है। पहली है अरब सागर की शाखा, जो मानसून सबसे पहले भारत में केरल राज्य में आता है। ठीक है, उसी को ही क्या बोला जाता है? उसी को ही मानसून प्रस्फोट या फिर मानसून बस्ट कहा जाता है। ठीक है, ये हमें ये केरल के तटों पर वर्षा करता है। क्यों करता है? क्योंकि अगर आप देखें भारत की आकृति, जब भारत के फिजिकल डिविजन्स आपने पढ़े हो, तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे दोस्तों वेस्टर्न घाट्स हैं। क्या है? वेस्टर्न घाट्स। तो जैसे ही ये केरल राज्य में आया, यहाँ पे केरल राज्य है, इधर तमिलनाडु हो गया। ठीक है, ये केरल हो गया, उसके ऊपर क्या आ गया? यहाँ पे ये आंध्र प्रदेश आ गया, इधर फिर ये कर्नाटक आ गया। ठीक है, इधर यहाँ पे तेलंगाना है, देन फिर इधर गोवा है, फिर ये महाराष्ट्र एंड छत्तीसगढ़ आ गया। ठीक है, तो ये जब यहाँ पे आकर के मानसून बस्ट होता है केरल राज्य में सबसे पहले आकर के, तो ये सिर्फ तटों पे वर्षा करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ये वेस्टर्न घाट्स हैं ये इसको इधर जाने ही नहीं देते। ठीक है, ये इतने ऊंचे ऊंचे घाट्स हैं कि ये इसको इधर जाने नहीं देते। इसी वजह से जो ये तमिलनाडु है ये सूखा रह जाता है उस टाइम पे। ठीक है, तो ये सिर्फ केरल राज्य में बारिश करके ये हवाएं ऊपर की ओर मुड़ जाती हैं। ठीक है, फिर ये पूरे भारत में क्या करती हैं? बारिश करते हुए सीधा ऊपर निकल जाती हैं। ठीक है, यानी ऊपर यानी नॉर्थ साइड में निकल जाती हैं। क्लियर? तो ये सिर्फ कहाँ पे करता है? ये केरल के तटों पर ही वर्षा करता है। उसी को ही हम क्या बोलते हैं? मॉनसून स्पॉट या फिर मॉनसून बस्ट कहा जाता है। क्लियर हुई दोस्तों इतनी बात? नेक्स्ट, अरब सागर में उठने वाली दूसरी शाखा कौन सी है? जो मुंबई के उत्तर में नर्मदा और तापी नदियों की घाटी से होकर के भारत में दूर तक वर्षा करती है। इन्हीं से ही हमारे भारत में वो काफी दूर तक वर्षा होती है। ठीक है, दूसरी शाखा से, जो कि कहाँ पे जा जा करके करती हैं? छोटा नागपुर पठार में, इसी शाखा से वर्षा होती है। छोटा नागपुर पठार आप जानते हैं किधर है? झारखंड में। क्लियर? तो यहाँ पे ये गंगा के मैदानी क्षेत्रों में ही वर्षा की जाती है। गंगा के मैदानी क्षेत्र कौन से हैं? सारे यही हैं, जो हमारे उत्तर प्रदेश का हो गया, बिहार वाला हो गया, और थोड़ा ऊपर साइड मध्य प्रदेश का हो गया, है ना, नॉर्थ साइड पे। तो ये सारे के सारे कहाँ पे करते हैं? ये दूसरी शाखा में इन सारों में वर्षा होती है। क्लियर? नेक्स्ट, बंगाल की खाड़ी से आने वाली शाखा मॉनसून की शाखा से ये फिर मिल जाती है। क्योंकि अगर आप मैप में देखें, तो ये जो दूसरी शाखा आई है गोवा, महाराष्ट्र और जहाँ पे नर्मदा और तापी का जो मुख है, वहां से ये सारा आकर के पूरे नॉर्थ इंडिया में वर्षा करता है। और फिर इधर से क्या आती है? बंगाल की खाड़ी वाली शाखा भी इधर से आकर के ये मिल जाती है इससे। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुई इतनी बात?
ठीक है, तो ये दूसरी शाखा किधर से आ रही है? ये यहाँ से ये दूसरी शाखा आई है। और इधर से कौन सी जा रही है दोस्तों? ये आ रही है बंगाल की खाड़ी वाली शाखा। फिर ये यहाँ पे आकर के इस रीजन में मिल जाती है और यहाँ पे पूरी गंगा और वर्षा करती हैं। क्लियर? जो तीसरी शाखा है दोस्तों, वो कहाँ से आती है? वो प्रायद्वीपीय कच्छ से टकराती है। जो प्रायद्वीपीय कच्छ है ना, जो गुजरात का पार्ट है, रन ऑफ कच्छ, वहां से टकराती है। और ये अरावली के साथ साथ पश्चिमी राजस्थान को लांघती है। क्योंकि आप जानते हैं अरावली पर्वत जो कि सबसे पुराना वलित पर्वत है, वो इतना घिस चुका है, इतना नीचे हो चुका है कि वो अब कि उसको वो उसके समांतर उड़ चलती है पवने। और यही रीजन है कि वहां पे वो वर्षा बहुत ही कम करती हैं। और ये पूरी उसके समांतर होते हुए उस पर्वत को लांग करके राजस्थान को क्या कहते हैं, राजस्थान को बिना मतलब बहुत कम वर्षा करके वहां से वो चली जाती हैं ऊपर की साइड, यानी नॉर्थ की साइड, यानी जो पंजाब हरियाणा और हिमाचल प्रदेश वाला एरिया है। ठीक है, अगर हम मैप में देखें तो ये जो तीसरी शाखा आई है ये वाली, ये यहाँ पे अरावली रेंज है दोस्तों। ठीक है, ये अरावली रेंज है, यहाँ पे ये तीसरी शाखा आई। ठीक है, तो यहाँ पे इसने राजस्थान में काफी कम वर्षा की। फिर ये हरियाणा चंडीगढ़ होते हुए ये हिमाचल प्रदेश में जाकर जाती हैं। ठीक है, और इधर से क्या आती है? इधर से दूसरी शाखा बे ऑफ बंगाल वाली शाखा भी नई दिल्ली होते हुए हिमाचल प्रदेश में मिलती है इस तीसरी शाखा से, जो कि अरब सागर की है। फिर ये जाकर के यहाँ पे धर्मशाला, यानी जो हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला है, वहां पे जाकर के ये गंगोर वर्षा करती हैं। ठीक है, तो ये तीसरी शाखा का कार्य है इसमें। ठीक है, तो बहुत ही कम वर्षा करती है कहाँ पे? राजस्थान में। फिर ये मानसूनी हमने उसको की अरावली के समांतर पड़ती है, इसलिए हरियाणा में और बंगाल की खाड़ी से मिल जाती हैं। फिर उसके बाद कहाँ जा करके? दोनों जा करके धर्मशाला में वर्षा करती हैं। कौन कौन सी? तीसरी शाखा अरब सागर की और बंगाल की खाड़ी वाली शाखा से मिलने के बाद। नेक्स्ट नेक्स्ट दोस्तों, गारो खासी और जैंतिया। आप जानते होंगे कि ये गारो खासी जैंतिया पहाड़ कहाँ पे है? ये मेघालय में है ना, मेघालय। कहाँ पे है ये जो मेघालय है, यहाँ पे क्या है? ये गारो है, ये खासी है, ये जयंतिया है। अब क्या होता है दोस्तों, जो बंगाल की खाड़ी से जो आ रही है शाखा, वो जाती है इन पहाड़ों पे। ठीक है, इस पहाड़ गारो से टकराती है, फिर वो यानी ये तीन इस तरह से पहाड़ है कि पहले से टकराई, फिर दूसरे से टकराएगी और फिर तीसरे टकराएगी। तो इस वे में टकराती है कि वो बार बार उन्हीं के बीच में फंस के रह जाती हैं। और यही रीजन है कि ये बार बार टकरा के यहीं टकराती रहती हैं और यहीं पे ही वर्षा करती रहती हैं सारी की सारी, जो बंगाल की खाड़ी से जो शाखा आई है इस हवाओं की। ठीक है, तो ये आपस में वहीं पे टकरा के बरसती रहती हैं। इसी वजह से मेघालय के मासिनराम में सबसे ज्यादा वर्षा होती है पूरे विश्व में। इससे होती है दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी वाली शाखा से। ठीक है, तो अधिक वर्षा लाती है। इसी वजह से यहाँ पे जो स्थित ये मासिनराम एक विलेज है, मासिनराम जगह है मेघालय में, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है ये। ठीक है, कितनी होती है यहाँ पे? 11,141 सेंटीमीटर वर्षा यहाँ पे देखने को हमें पूरे साल में मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट, तमिलनाडु तट वर्षा ऋतु में शुष्क रह जाता है। आपको मैंने अभी बताया क्यों शुष्क रह जाता है, क्योंकि वेस्टर्न घाट्स जब केरल में ब्रस्ट होता है, मानसून वर्स्ट होता है, ठीक है, तो वो वेस्टर्न घाट्स के होते हुए वो इधर नहीं आ पाता। इसी वजह से जो तमिलनाडु है वो शुष्क रह जाता है गर्मी में। लेकिन तमिलनाडु में जब ये वापस लौट के जाती हैं वर्षाएं, ये जो मानसून पवने हैं, ये जब वापस लौटती हैं इधर यहाँ पे हिमालय से टकरा के वापस लौटती हैं, तो कुछ इधर से लौटती हैं बंगाल की खाड़ी होते हुए। तो बंगाल की खाड़ी से अगेन उनको क्या मिल जाता है? जलवाष्प मिल जाता है। और बंगाल की खाड़ी से फिर ये कहाँ पे जाती हैं? ये तमिलनाडु में वर्षा करती हुई वापस चली जाती हैं। तो इसी वजह से जो जाड़ों की वर्षा देखने को मिलती है हमें कहाँ मिलती है? वो तमिलनाडु क्षेत्र में मिलती है। तो अगर क्वेश्चन आए कि जाड़ों की वर्षा कहाँ होती है, तो वो तमिलनाडु में होती है, वो भी मॉनसून पवनों द्वारा। अगर ये बोला जाए कि जेट स्ट्रीम द्वारा जाड़ों में वर्षा कहाँ होती है, तो वो होती है राजस्थान में। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट,
लौटती हुई मानसून पवनें बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प ग्रहण करती है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। उसी के रूप में फिर तमिलनाडु के तट पे या कोरोमंडल कोस्ट, आपको मैंने कोस्ट भी पढ़ा रखे हैं, वो कोरोमंडल कोस्ट है। ठीक है, उसके ऊपर नर्दन सिरकार्स है। ठीक है, तो कोरोमंडल तट पे जाड़ों के दिनों में वर्षा होती है, यानी जाड़ों की वर्षा कहाँ होती है? तमिलनाडु या कोरोमंडल तट पे। ठीक है। नेक्स्ट, शरद ऋतु को मॉनसून पर्यावर्तन काल भी बोलते हैं, यानी रिट्रीटिंग मॉनसून सीजन, यानी जो मॉनसून वापस लौट रहा हो। ठीक है, तो रिट्रीटिंग मॉनसून सीजन किसको बोलते हैं? शरद ऋतु, क्योंकि सर्दियों में वो वापस जारी होती है पवने। और इस ऋतु में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में हमें बहुत सारे चक्रवात देखने को मिलते हैं। ठीक है, जिनको आप उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के नाम से जानते हैं। और ये जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात हैं वो ज्यादातर हमारे जो तटीय इलाके हैं उन पे बहुत ज्यादा क्या पहुंचाते हैं? उनको क्षति पहुंचाते हैं। तो हमारे तटीय इलाके कौन कौन से हैं? एक तो आंध्र प्रदेश का हो गया, ठीक है, उड़ीसा का हो गया, एंड अगर वेस्ट साइड की बात करें तो इधर है गुजरात का क्षेत्र। तो इन क्षेत्रों में ये काफी क्षति पहुंचाते हैं, कौन से? उष्ण कटिबंधीय चक्रवात शरद ऋतु में। क्लियर? चलिए दोस्तों, इसी तरह हमारी भारत की जलवायु कंप्लीट होती है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं इंडियन सॉइल्स का, यानी भारत में किस तरह की मिट्टी पाई जाती है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि मिट्टी की स्टडी को क्या बोला जाता है? पेडोलॉजी। ठीक है, पेडो जिसमें हम मिट्टी को बोलते हैं, लॉजी आप जानते हैं स्टडी। तो स्टडी ऑफ सॉइल इज नोन एज पेडोलॉजी। ठीक है, तो मिट्टी के अध्ययन को क्या बोलते हैं हम? मृदा विज्ञान या पेडोलॉजी। क्लियर? नेक्स्ट, भारत में दोस्तों कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को जो वर्गीकरण किया है वो किस हिसाब से किया है? कि उसमें उपजाऊ मतलब उगने के हिसाब से। ठीक है, कितने भाग में किया है? उसको 8 भागों में विभाजित किया है। कितने भागों में? 8 भागों में विभाजित किया है कि कौन सी ज्यादा उपजाऊ है, कौन सी कम उपजाऊ है, कौन सी मिट्टी हमें फॉरेस्ट या फिर माउंटेन में मिलती है। ठीक है, कौन सी मिट्टी हमें बिल्कुल बंजर जमीन कर देती है, वहां पे मिट्टी मिलती है। कौन सी जमीन में किस तरह के पौधे होते हैं, जैसे काली मिट्टी में कपास का पौधों के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। ठीक है, तो ये किस तरह से बनती हैं, तो ये सारा वर्गीकरण हमारे किसने किया है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने। भारत की मिट्टी को कितने भागों में बांटा है? 8 भागों में। चलो एक एक करके हम दोस्तों एक एक भाग देखते हैं, और उसकी उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, किस किस फसल के लिए वो अच्छी होती है, ये सब हम देखते हैं अभी। दोस्तों सबसे पहली है जलोढ़ मिट्टी, यानी एलुवियल सॉइल जिसको हम बोलते हैं। ये दोस्तों वैसी मिट्टी होती है जो नदियों द्वारा लाई जाती है। ठीक है, तो ये नदियों द्वारा लाई जाती है। अब ये नदियों द्वारा लाई जाती है तो यानी पानी का कंटेंट यानी उसमें बहुत ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, उसमें पोटाश की वैल्यू अच्छी होगी, तो इसी वजह से इस मिट्टी को बहुत ज्यादा उपजाऊ भी माना जाता है। और भारत में सर्वाधिक जगहों पे यही मिट्टी आपको देखने को मिलती है, लगभग लगभग 40% एरिया में भारत के ये मिट्टी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इस मिट्टी में क्या होती है? बहुताश की बहुलकता होती है। बट इसमें जो कमी होती है वो किस किस की होती है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और ह्यूमस की इसमें कमी देखने को मिलती है। ठीक है, और यह भारत की सबसे ज्यादा उपजाऊ मृदा कौन सी है? यही है जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, और इसमें अब जो खेती होती है वो किस किस तरह की होती है? धान यानी चावल उगने के लिए आप जानते हैं कि ये वाली मिट्टी बहुत ज्यादा अच्छी होती है। ठीक है, गेहूं, मक्का, तिलहन, दलहन, आलू, ये सारी फसलें इसमें उगाई जाती हैं। ठीक है, और भारत के लगभग कितने परसेंट? 40% क्षेत्रफल पे आपको एलुवियल सोइल यानी ये जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलती है। दोस्तों ये जो मिट्टी है ये भी दो तरह की होती है। पहली है बांगर और दूसरी है खादर। बांगर बोलते हैं ओल्ड एलुवियल सोइल को, जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है, यानी जो ला करके नदी द्वारा डिपॉजिट होती है और वो बहुत काफी पुरानी हो जाती है। और खादर होती है बिल्कुल नई मिट्टी जो लेकर के आती है नदियां। ठीक है, और नदियां कहाँ से लेकर के आती हैं? जब नदियां पहाड़ों से निकलती है तो वहां पे से पहाड़ों की चट्टानों को काटती हैं, फिर वे छोटे 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 पेसिस में हो जाती हैं लग लग के आपस में, और वो उसी को ही साइड कर देती है, फिर नदी आकर के डिपॉजिट कर देती है। वहीं से हमको ये जलोढ़ मिट्टी प्राप्त होती है। ठीक है, तो भागर हो गई ओल्ड एलुवियल सोइल यानी पुरानी जलोढ़ मिट्टी, और खादर हो गई नई एलुवियल सोइल, न्यू एलुवियल सोइल। ठीक है, अगर दोस्तों आप मैप में देखिए जो येलो पोर्शन आपको दिख रहा है पूरा, यहाँ यहाँ आपको ये जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलती है, यानी जो कि 40% है पूरे भारत के क्षेत्रफल का। ठीक है, तो ये जलोढ़ मिट्टी आपको कहाँ देखने को मिलती है? ये सारा एरिया, उस एरिया में क्या क्या आ गया? ये पंजाब आ गया। ठीक है, ये थोड़ा बहुत हिमाचल प्रदेश आ गया, उत्तराखंड थोड़ा बहुत आ गया, देन उत्तर प्रदेश लगभग सारा ही आ गया। उसके बाद बिहार,
थोड़ा बहुत झारखंड, पश्चिम बंगाल, ठीक है, इधर से ओडिशा का पार्ट भी आ गया, देन आंध्र प्रदेश, उसके नीचे फिर तमिलनाडु, एंड इधर गोवा महाराष्ट्र में भी आपको ये देखने को मिलती है। ठीक है, सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है जलोढ़ मिट्टी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों ब्लैक सॉइल, यानी काली मृदाएं। इसका निर्माण कैसे होता है दोस्तों? जब ज्वालामुखी फटती है तो उसके जो अंदर रहता है तब मगमा कहलाता है, और जब वो बाहर निकल के फैलने लगता है, यानी बहुत ज्यादा ओवरफ्लो हो जाता है, तो उसको लावा बोलते हैं। जब लावा ठंडा होकर जम जाता है, फिर अंडर सनट्रेन एटमोस्फियरिक कंडीशन, या आप बोल सकते हैं एनवायरमेंटल कंडीशन के अंदर, वो टूट के छोटे छोटे पार्टिकल्स में बन जाता है। एंड देन वो जब छोटे छोटे पार्टिकल्स बन गए, वही क्या मिल गई हमको? वही मिल गई हमें ब्लैक सॉइल। ठीक है, तो इसका निर्माण कैसे बनता है? जो बेसाल्ट चट्टान है, आप जानते हैं कि जो लावा निकलता है वो लगभग किसका, जो हमारी ऊपरी परत है वो बेसाल्ट चट्टानों का ही बना है। वही पिघल के बाहर निकलती है लावा की फॉर्म में, एंड वही फिर टूट के छोटे छोटे पीसेस में हो जाती है। ठीक है, तो इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। ठीक है, अब इसमें आप जानते हैं जो बेसाल्ट चट्टानें हैं वो उसमें कौन कौन सी हमें देखने को मिलती है? कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स देखने को है? सियाल या सीमा, यानी सिलिकल एल्यूमिनियम, सिलिकन मैग्नीशियम और साथ ही आयरन भी। तो इसी वजह से इसमें आयरन, चूना, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम की बहुलकता होती है, क्योंकि बेसाल्ट चट्टानों में इनकी प्रचुर मात्रा आपको देखने को मिलती है। अगर आपने मेरा रॉक्स वाला यानी चट्टानों वाला लेक्चर देखा हो, तो उसमें मैंने आपको ये सभी चीजें बता रखी हैं। क्लियर? तो इस मिट्टी का जो काला रंग है वो टाइटेनीफेरस मैग्नेटाइट की वजह से होता है। किसकी वजह से? टाइटेनीफेरस मैग्नेटाइट। ठीक है, और इसमें जो प्रेजेंट जीवांश है यानी ह्यूमस जो इसमें प्रेजेंट है, उन दोनों की वजह कारण इसका रंग कैसा होता है? काला। इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ा है? ब्लैक सॉइल, यानी काली मृदा होती है। क्लियर? इस मिट्टी में दोस्तों कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है, क्योंकि ये सारे कैसे कंपाउंड्स हैं? लगभग लगभग कार्बन कंपाउंड्स ही हैं। और इसमें जो सामान्य फॉस्फोरस की कमी होती है, इसमें सिर्फ क्या कम होता है? फॉस्फोरस। बाकी सब क्या क्या इसमें आयरन, चूना, एल्यूमिनियम, सिलिका, मैग्नीशियम, ये सब ज्यादा होते हैं। कार्बन पदार्थ की भी इसमें बहुलकता होती है, बट जो फॉस्फोरस है वो इसमें हमको देखने को कम मिलता है। इसमें दोस्तों ह्यूमस यानी जीवांश भी आपको अच्छा खासा देखने को मिलता है। ठीक है, इस मिट्टी को दोस्तों रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, रेगुर सॉइल। इसको रेगुर सॉइल क्यों कहा जाता है? ये दोस्तों एक लेटिन वर्ड है, रेगुर। रेगुर का मतलब है रेगुलर। ठीक है, रेगुलर, रेगुलर एक लेटिन वर्ड है। लेटिन शब्द में इसका मतलब है ओवरफ्लो। क्या है? ओवरफ्लो। यानी जब लावा ओवरफ्लो हो जाता है, बाहर निकल आता है ओवरफ्लो होने की वजह से, फिर जमती हैं वो चट्टानें और छोटी टूटने की वजह से मिट्टी का निर्माण होता है। इसी वजह से इस रेगुलर से रेग्यूर मिट्टी भी इसको कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, कपास की खेती के लिए सबसे बेस्ट होती है सॉइल, इसी वजह से इसे काली कपास की मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके तीन नाम हो गए, काली मिट्टी, काली कपास की मिट्टी और रेगुर मिट्टी। ठीक है, नेक्स्ट। और इसमें दोस्तों जो अन्य फसलें हैं वो भी उगती हैं, कुछ कुछ जगहों पे गेहूं, ज्वार, बाजरा, इन सबको भी इस मिट्टी में उगाया जाता है, बट लेकिन बेस्ट किसके लिए होती है सबसे ज्यादा? कपास के लिए। ठीक है, ये दोस्तों भारत में काफी जगह देखने को मिलती है, यानी जलोढ़ मिट्टी के बाद यही काफी जगह हमको देखने को मिलेगी। ये कहाँ कहाँ पे देखने को मिलेगी? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। आपने ध्यान दिया हो मैं आपको पर्वत बताते हुए बताया था, जो विंध्यास और सतपुड़ा है, वे भ्रंशोत पर्वत है, जो कि टेक्टोनिक प्लेट्स के ऊपर नीचे होने से बनते हैं, है ना? तो जब वे टेक्टोनिक प्लेट हिलती हैं तभी हमारी ज्वालामुखियां फटती हैं, या बेसाल्ट चट्टानें वहां पे टूटती हैं, है ना? तो इसी वजह से ये जितना भी क्षेत्र है मिड इंडिया का, वहां पे आपको ब्लैक सॉइल देखने को मिलेगी। अगर आप मैप में देखें, तो ये जहां पे भी आपको ब्लैक पोर्शन दिख रहा है, वहां पे हमें काली मिट्टी देखने को मिलती है। तो कोई पार्ट पार्ट किसका है? थोड़ा बहुत पार्ट गुजरात का है, देन फिर मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, कर्नाटक है, थोड़ा बहुत केरल एंड तमिलनाडु भी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ब्लैक काली मिट्टी देखने को मिलती है, जहाँ पे जिसमें कपास की खेती ज्यादातर होती है। ठीक है, तो हमें कहाँ देखने को मिली? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, और कुछ पश्चिमी उड़ीसा में भी, कर्नाटक में भी थी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। ठीक है, कुछ तमिलनाडु में भी थे, और साथ ही राजस्थान के टोंक जिले में भी ये देखने को मिलती है। क्लियर? नेक्स्ट दोस्तों, लाल मृदा।
यानी कि रेड सॉइल। दोस्तों ये ऐसी मृदा है जो बंजर जमीनों पे आपको देखने को मिलती है। और ये किस किस चट्टानों द्वारा मिलती है? मेटामॉर्फिक यानी कायांतरित जलों। आपको मैंने मेटामॉर्फिक रॉक्स भी पढ़ाई थी। तो जब अंडर सर्टेन कंडीशंस ये मेटामॉर्फिक रॉक्स टूटती हैं और छोटे छोटे पीस पार्टिकल्स में बन जाती है, तब हमें कौन सी मिट्टी प्राप्त होती है? रेड सॉइल। इसको दोस्तों रेड एंड येलो सॉइल भी आप कह सकते हो। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज मत होना, क्योंकि पानी में जब ये मिट्टी मिक्स होती है तो इसको ये येलो कलर दिखाई देता है। ठीक है, तो रेड एंड येलो सॉइल इसको कहते हैं। ठीक है, तो ये कौन सी रॉक्स के टूटने से बनती है? मेटामॉर्फिक रॉक्स के टूटने से ये बनती है। ठीक है, इस मिट्टी में दोस्तों सिलिका और आयरन की बहुत ज्यादा बहुलकता होती है। और इसी वजह से ये जो आयरन ऑक्साइड बनाता है ना ऑक्सीजन के साथ मिलके, उसी वजह से इसका कलर कैसा दिखाई देता है? रेड। ठीक है, तो लाल मिट्टी का लाल रंग किसकी वजह से है? लो ऑक्साइड यानी आयरन ऑक्साइड की वजह से रेड मिट्टी हमें रेड दिखाई देती है। और जैसे ही ये पानी में मिलती है तो इसको इसका जो जलीयोजित रूप है वो कैसा दिखाई देता है? यह पीला दिखाई देता है। ठीक है, कैसा दिखाई देता है? पीला। नेक्स्ट, ये अम्लीय प्रकृति की मिट्टी है। यानी जो इसकी जो प्रकृति है, तीन होते हैं ना, दो तीन जो होते हैं ना दोस्तों, या तो अम्लीय यानी एसिडिक होगा या एक बेसिक होगा। ठीक है, तो ये किस तरह की? ये एसिडिक है। ये इसकी प्रकृति कैसी है? एसिडिक यानी अम्लीय प्रकृति की ये मिट्टी हमें अम्लीय प्रकृति की है ये मिट्टी। ठीक है, और इसमें जो नाइट्रोजन फॉस्फोरस और ह्यूमस की भी कमी होती है, जो कि हमें जलोढ़ मिट्टी में देखने को मिला था। लेकिन जलोढ़ मिट्टी में पोटाश ज्यादा होता है, इसी वजह से वो उपजाऊ काफी है। लेकिन इसमें सिर्फ क्या है? सिलिका और आयरन। इसी वजह से ये जो बंजर जगह देखने को मिलती है कि ये बंजर भूमि है, तो उसमें कौन सी मिट्टी होती है? ये रेड एंड येलो सॉइल ही होती है। ठीक है, तो नाइट्रोजन फॉस्फोरस और ह्यूमस की भी इसमें कमी होती है। क्लियर? ठीक है, यह मिट्टी बंजर भूमि के रूप में पाई जाती है, मैं आपको बता चुका हूँ। इस मिट्टी में कौन कौन सी फिर भी दोस्तों, ये जो बंजर भूमि में पाई जाती है, इसमें अगर आप चूना मिला देना, क्वेश्चन का भी बने कि रेड एंड येलो सॉइल को उपजाऊ कैसे बनाया जाए या इसकी उर्वरता किस तरह से बढ़ी जाए, तो इसमें क्या मिला दिया जाएगा? चूना। तो चूना मिलाने के बाद ये थोड़ी बहुत उपजाऊ हो जाती है। इसी वजह से इसमें कुछ कभी कभी जैसे कपास हो गई, गेहूं, ज्यादातर जो मोटा गेहूं मोटा अनाज होता है ना, वो इसी में होता है। ठीक है, तो मोटे अनाजों की कृषि इसी मिट्टी में होती है। ठीक है, वो भी चूना मिलाने के बाद। क्लियर? और ये मिट्टी कहाँ देखने को मिलेगी आपको? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग, छोटा नागपुर प्लेट्यू यानी जो झारखंड का पार्ट हो गया लगभग। ठीक है, पश्चिम बंगाल, ठीक है, मेघालय यानी नॉर्थ ईस्ट एशिया में भी आपको ये मिट्टी देखने को मिलेगी। यानी मेघालय के कौन कौन से? गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियों भी यही मिट्टी देखने को आपको मिलती है। और नागालैंड आ गया। देन फिर अगर वेस्ट साइड की बात करें तो राजस्थान के जो अरावली पर्वत है, वहां पे ये आ गया। ठीक है, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक के भी कुछ भागों में ये मिट्टी देखने को आपको मिलती है। ठीक है, और इसमें चूना का इस्तेमाल करके इस मिट्टी की उर्वरता बढ़ाई जा सकती है, मैं आपको ये बता चुका हूँ। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट मिट्टी है दोस्तों लेटराइट सॉइल। ठीक है, कौन सी है? लेटराइट मृदा। यह मृदा दोस्तों उच्च ताप और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। यानी चट्टाने उच्च ताप और भारी वर्षा के कारण छोटे छोटे पार्टिकल्स में बन जाती है, यानी इन क्लाइमेटिक कंडीशंस के द्वारा। और ये मिट्टी हमको देखने को फिर मिलती है। ठीक है, वर्षा के साथ चूना और सिलिका निष्कासित हो जाते हैं। यानी कि जो चूना और सिलिका प्रेजेंट होता है इस मिट्टी में, वो सारे के सारे निकल जाते हैं। और इसी वजह से इसमें क्या बचता है? लोहे के ऑक्साइड बचते हैं, यानी आयरन ऑक्साइड बचते हैं, और एल्यूमिनियम के यौगिक बचते हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम बचता है और आयरन ऑक्साइड बचता है। क्लियर? तो इसी वजह से ये भी थोड़ी बहुत उपजाऊ होती है। ठीक है, और उच्च तापमान में आसानी से पनपने वाले जो जीवाणु हैं, यानी जो ह्यूमस है, वो भी जो इसमें प्रेजेंट है, वो तेजी से इसको नष्ट कर देते हैं। ठीक है, जो उच्च तापमान में जो पनपती है, जो जीवाणु यानी जो जीवांश प्रेजेंट है इसमें, ह्यूमस प्रेजेंट है, वो उच्च तापमान के कारण नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, और इन मृदाओं में जैव पदार्थ नाइट्रोजन, फॉस्फेट और कैल्शियम की कमी हो जाती है। बट लो ऑक्साइड और पोटाश की बहुलकता हो जाती है पानी के कारण। ठीक है, उच्च ताप के कारण ये सब खत्म हो जाते हैं, सिर्फ पानी। और जब ये टूटती है उच्च ताप के अंदर, लो ऑक्साइड और क्या बचा था इसमें? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के साथ साथ पोटाश। पोटाश भी इसमें बहुलकता हो जाती है बारिश के कारण।
इसी वजह से ये मिट्टी जो है कैसी हो जाती है, ये काफी उपजाऊ हो जाती है। ठीक है। तो लिटराइट मिट्टी आपको ज्यादातर कहाँ देखने को मिलेगी? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, ओडिशा के पहाड़ी क्षेत्रों में, जो कि बिल्कुल जंगलों से भरपूर है। वहां पे आपको देखने को मिलती है। और इसका जो कलर होता है दोस्तों, ये गाढ़े यानी डार्क ब्राउन कलर की दिखेगी, या फिर काले रंग की लगभग लगभग इसको दिखती है ये मिट्टी। ठीक है। इस मिट्टी को गहरी लाल लेटराइट, सफेद लेटराइट, भूमिगत जलवायु लेटराइट के रूप में भी वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है। लाल वाली थोड़ी कम उपजाऊ होती है, व्हाइट वाली तो बहुत ही कम उपजाऊ होती है। और जो ये भूमिगत जलवायु लेटराइट है, ये काफी हद तक उपजाऊ होती है। ठीक है। तो इस गहरी लाल को देख लेते हैं। इसका नाम गहरी लाल क्यों पड़ा? क्योंकि इसकी जो उर्वरता है, जो क्या कहते हैं, जो गहरी लाल है उसमें क्या होते हैं, लो ऑक्साइड। क्योंकि रेड सॉइल का हमारा रेड कलर किस लिए था? आयरन ऑक्साइड की वजह से था। और इसमें भी जो लाल कलर है वो किसकी वजह से है? आयरन ऑक्साइड की वजह से है। बट डिफरेंस इतना था, वो बनती है केवल केवल मेटामॉर्फिक रोड्स के मेटामॉर्फिक रॉक्स के विघटन से। और ये बनती है अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर विद क्या कहते हैं, विद रेन। ठीक है। वर्षा के साथ। बट इसमें लाल कलर किससे है? आयरन ऑक्साइड से ही है। और पोटाश की बहुलकता भी इसमें काफी ज्यादा होती है। ठीक है। इसकी उर्वरता थोड़ी मतलब काफी कम है। बट इसमें कौन सी खेती होती है? इसमें काजू की खेती होती है। ठीक है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में काजू की खेती इसी मिट्टी में की जाती है, यानी काजू की खेती के लिए काफी उपयुक्त है। ठीक है। नेक्स्ट, सफेद लिटराइट। दोस्तों सफेद लिटराइट की उर्वरता सबसे कम होती है, मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है। इसका रंग सफेद केओलिन, इसमें एक प्रेजेंट होता है एलिमेंट केओलिन, इसकी वजह से ये वाइट दिखाई देती है। ठीक है। और ये सबसे कम उपजाऊ होती है। तीसरी है दोस्तों भूमिगत जलवायु लेटराइट। ये वाली काफी उपजाऊ होती है। क्यों? क्योंकि जो वर्षा काल बारिश पड़ती है, इसमें लोह ऑक्साइड जल के साथ बह जाता है। और इसमें केवल क्या बचा रहता है? पोटाश बच जाता है। और पोटाश आप जानते हैं, केवल पोटाश होने से मिट्टी की जो उर्वरता है वो काफी बढ़ जाती है। ठीक है। इसी वजह से इस मिट्टी में जो खेती होती है वो किस किस चीज की होती है? चाय की, इलायची की और काजू। काजू की खेती, इन तीन चीजों की खेती भूमिगत जलवायु लेटराइट में होती है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों शुष्क मृदा यानी एरिड सॉइल, या इसको मरु मृदा यानी डेजर्ट सॉइल भी कहते हैं। अब डेजर्ट सॉइल में शुष्क है तो मतलब वही है जो हमें ज्यादातर डेजर्ट्स में देखने को मिलती हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पे थार डेजर्ट है राजस्थान में। तो ज्यादातर एरिया कहाँ पे देखने को मिलेगी हमें शुष्क मृदा? राजस्थान में, जो कि रेतीली मृदा भी होती है ना। तो यह मृदा शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु क्षेत्र में बनती है, यानी जो बिल्कुल बहुत ही कम नमी मिलती है इसमें, है ना। तो इन मृदाओं में नमी और ह्यूमस बहुत कम होते हैं। इनमें नाइट्रोजन और फॉस्फेट सामान्य मात्रा में देखने को हमें मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट, कुछ क्षेत्रों की शुष्क मृदाओं में नमक की मात्रा इतनी होती है, इतनी ज्यादा नमक की मात्रा होती है जो मृदा है, कि इसमें से अगर हम नमी को सुखा लें तो हमें नमक की प्राप्त भी कर सकते हैं। ठीक है। तो नमक की मात्रा बहुत ज्यादा किन में होती है? शुष्क मृदा यानी एरिड सॉइल्स में। ठीक है। और इस मृदा की तली में दोस्तों कंकड़ों की परत होती है, जो कि चूने की मात्रा बढ़ने के कारण होती है। यानी जो चूना है वो नीचे बह बह करके कुछ नमी के कारण नीचे बह करके कंकड़ों में बदल जाता है, जब वो क्या कहते हैं, जब वो सूख जाता है। तो इसी वजह से इनमें जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है इन मृदा की काफी अच्छी होती है। इसी वजह से जब इन मृदाओं पे पौधों की वृद्धि होती है तो वहां पे जो नमी मिलती है वो हमें हमेशा मिलती है। क्योंकि जब ये नीचे है, जैसे मान लीजिए ये ऊपर सोइल है, ठीक है, और नीचे क्या बन गए? ये पत्थर बन गए किसके? चूने के। तो जब इसमें पानी आया, पानी यहाँ पर ही आकर के ठहर जाएगा इतने हिस्से में। ठीक है। तो इसी वजह से इनकी नमी हमेशा बरकरार रहती है। तो जब ये इनमें पौधे की जब वृद्धि मतलब पौधे लगाए जाते हैं तो इनमें हमेशा नमी मिलती है इन मृदाओं में। ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों लवण मृदा है, यानी जो सैलाइन और एल्कलाइन सॉइल होती है। लवण यानी इनमें भी बहुत ज्यादा होती है लवण, मतलब नमक की मात्रा जो होती है। ठीक है। वो लेकिन वो शुष्क एरिया में होती है, ये थोड़े उन एरिया में होती है जहाँ पे थोड़ी नमी पाई जाए। ठीक है। तो ऐसी मृदाओं ऊसर मृदाएं भी कहते हैं। इन मृदाओं का दूसरा नाम क्या है? ऊसर मृदा। और इसमें सोडियम, पोटेशियम
और मैग्नीशियम का अनुपात अधिक होता है, इसी वजह से इनको लवण मृदाएं कहते हैं। ठीक है। ये किसी भी प्रकार की वनस्पति नहीं उगती इनमें, किसी भी प्रकार के, आप जानते होंगे जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है बस वो ही उग सकते हैं खारे पानी में, वो भी पानी में। और खारी मृदा में तो कुछ चीज उगती ही नहीं है। ये तो यानी इन मृदाओं में कोई भी वनस्पति नहीं उग सकती। इवन शुष्क मृदा में तो उग सकती है क्योंकि उसमें नमी मिलती है हमको। ठीक है, लेकिन लवण मृदा में कोई भी वनस्पति नहीं मिलती। आप जानते हैं नमक में तो वैसे भी वो एंजाइम्स होते हैं जो सभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को खत्म कर देते हैं, चाहे वो पेड़ के हो चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो। ठीक है। तो इन वाले ही जो मृदा है इनमें कोई भी वनस्पति नहीं उगती। क्लियर। ये मृदाएं पश्चिमी गुजरात में देखने को मिलती है, पूर्वी तटों पे, क्योंकि आप जानते हैं खारा पानी कहाँ से आएगा, खारा पानी समुद्र से ही आता है, तो ये हमें तटों के जगहों पर देखने को ही मिलती हैं। ठीक है, जहाँ पे नदियां डेल्टा बनाती हैं। ठीक है, तो वहां पे देखने को मिलती है। और साथ ही सुंदरवन क्षेत्रों में, और सुंदरवन में कौन से फॉरेस्ट उगते हैं, मैंग्रोव। तो सिर्फ मैंग्रोव फॉरेस्ट को छोड़कर यहाँ पे कोई भी वनस्पति नहीं उगती। ठीक है। नेक्स्ट, पिटमैन, पीटी और मैशी सॉइल। दोस्तों ये मृदाएं भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता के कारण बनती हैं। यानी जिस इलाकों में बहुत ज्यादा वर्षा हो और बहुत ज्यादा मॉइस्चर हो तो वहां पर ये मृदाओं का निर्माण होता है, और ये भी बहुत ज्यादा उपजाऊ होती हैं। क्योंकि आप जानते हैं जहाँ पे ज्यादा बारिश होती है वहीं पे हमें ज्यादातर वनस्पति देखने को मिलती है। ठीक है, इनका जो रंग है वो भी कैसा होता है, वो भी डार्क ब्राउन होता है। ठीक है, डार्क ब्राउन या फिर ब्लैक भी होता है कुछ जगह पे, यानी कुछ इन्वायरमेंटल कंडीशंस में। ठीक है। और इनमें जो वनस्पति है उनकी वृद्धि बहुत ज्यादा अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि इन मृदाओं में जो जैव पदार्थ है उनकी मात्रा 40 से 50% तक होती है। आप जानते हैं कुछ जैव पदार्थ हम यानी कुछ जीवांश हमारे जो पौधों को उगने के लिए बहुत जरूरी होते हैं, है ना, क्योंकि वे उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं पौधों को। ठीक है। तो ये मृदाएं अधिकतर बिहार के उत्तरी भाग में, उत्तरांचल दक्षिणी भाग में और बंगाल के तटीय इलाकों में देखने को मिलती है। ठीक है। लास्ट है दोस्तों माउंटेन और फॉरेस्ट सॉइल यानी वन मृदाएं। अब जैसा कि ये नाम जानते हैं कि वन यानी जो माउंटेन यानी पहाड़ों पे या जो वनों में जंगलों में जो मृदा सॉइल देखने को मिलती है वो ही क्या है, वन मृदा। तो यहाँ भी हमें अच्छी खासी वनस्पति देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये मृदाएं भी कहाँ पे होती है, जहाँ पे पर्याप्त वर्षा वाले वन या हिमालय के हिमांचल क्षेत्रों में ही बनती है। ठीक है। और ये किस तरह की होती है, एक अम्लीय और कम ह्यूमस वाली होती है, यानी ह्यूमस इसमें कम होता है और एसिडिक ये ज्यादा होती है, यानी एसिडिक अम्लीय प्रकृति की ये मृदाएं होती हैं। ठीक है दोस्तों। कुछ और देख लेते हैं दोस्तों, कुछ इंपोर्टेंट बिंदु भी हैं कि देश में मृदा अपरदन और उसके दुष्परिणामों पर नियंत्रण हेतु 1953 में एक आयोग बना, जिस जो कि केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड के नाम से एक आयोग का गठन किया गया। कब? 1953 में। जो क्योंकि आप जानते हैं कि जब सॉइल इरोड होता है, सॉइल इरोजन कहाँ पे होता है, ज्यादातर पहाड़ी क्षेत्रों में होता है, तो इनको कंट्रोल और प्रिवेंट करने के लिए कौन सा बोर्ड का गठन किया गया, केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड, इसका गठन किया गया। ठीक है, कब? 1953 में। और दोस्तों भारतीय मिट्टियों में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाश की ज्यादातर कमी पाई जाती है, क्योंकि आप जानते हैं जलोढ़ मिट्टी कितनी है, 40% है पूरे भारत के क्षेत्रफल का। उसमें क्या किसकी ज्यादा होती है बहुलकता, पोटाश की होती है। और कमी किसकी होती है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाश। आपने ये काफी जगह भी देखा होगा कि जो क्या कहते हैं जो लिटरेट सॉइल है उसमें भी इसकी कमी होती है ना, ब्लैक सॉइल में भी थोड़ी बहुत कमी होती है इसकी। ठीक है, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की ज्यादातर जो भारतीय मृदाएं उनमें ये कमी देखने को मिलती है। इसी वजह से हमें जो ये क्या कहते हैं आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स की फॉर्म में हमें इनको डालना पड़ता है इनकी उर्वरता बनाए रखने के लिए। और दोस्तों मृदा की लवणता से निपटने के लिए, यानी जो अगर लवण ज्यादा हो गई यानी नमक का कंटेंट ज्यादा है मृदा में, तो उसको उपजाऊ बनाने के लिए उसमें जिप्सम मिलाया जाता है पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र में। ठीक है ना, पंजाब और हरियाणा में जिप्सम डाला जाता है, और कभी कभी चूना भी मिलाया जाता है उसकी उर्वरता बढ़ाने के लिए, जैसे रेड सॉइल के केसेस में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो दोस्तों आज का लेक्चर यही कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए हमारे चैनल को। टिल दैट, थैंक यू।